क्या होता है ये? एक्सॉन, ठीक है, सॉरी सिनेप्स होता है। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनेप्स। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए पार्ट है थिंकिंग, बी पार्ट है रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सी पार्ट है बैलेंसिंग द बॉडी एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेन क्या क्या काम करता है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट और बैलेंसिंग द बॉडी, ये सारे ही काम करता है ब्रेन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑल ऑफ दीज, जो डी वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर आप आ जाइए हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स पर आ जाइए। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस secreted in very small amounts by specialized tissues in the body called endocrine glands, and they coordinate the activities of living organisms and also their growth. तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं which are secreted in very small amounts by specialized tissues in the body called endocrine glands. तो बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अच्छा, और जो ये हॉर्मोन्स हैं ये क्या काम करते हैं? दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो ये जो है ये जितनी भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। और दूसरा जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स आर गिवन बिलो। जो हॉर्मोन्स हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन स्मॉल अमाउंट्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करते हैं, बहुत थोड़े थोड़े सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है, हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स को जो ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में ही पोर कर देते हैं। पोर मतलब मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद वो जो है दे आर कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्योंकि उनको ब्लड में डाल दिया गया तो वो ब्लड में मिक्स हो गए। तो ब्लड में मिक्स होने के बाद में ब्लड के थ्रू ही वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो कैसे हो रहे सर्कुलेट। थर्ड है, हॉर्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड। हॉर्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड। इसका मतलब साइट्स का मतलब क्या है कि कहाँ पर हॉर्मोन्स बने। तो जिस जगह पर हॉर्मोन्स बनते हैं उस जगह पर उनका वो इफेक्ट नहीं होता, उनका इफेक्ट दूसरी जगह पर होता है। जैसे बने कहाँ पर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, लेकिन उनका इफेक्ट कहाँ पर होता है? उनका इफेक्ट पूरी बॉडी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मिक्स तो कर दिया जाता है ब्लड के साथ, और जब ब्लड के साथ वो मिक्स होते हैं तो ब्लड उनको कैरी करता है, हॉर्मोन्स को कैरी करता है पूरी की पूरी बॉडी में। तो जब हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में कैरी होते हैं तो पूरी बॉडी पर उनका इफेक्ट दिखाई देता है। तो उनका इफेक्ट उस साइट पर दिखाई नहीं देता जहाँ पर वो बने हैं, सिर्फ वहाँ पर दिखाई नहीं देता, पूरी की पूरी बॉडी में दिखाई देता है उनका इफेक्ट। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। इसी वजह से उनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है कि केमिकली वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैसेज क्या है? वही सिग्नल हो गया कि अब आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए दिमाग में सिग्नल भेजा कि भाई आप चलना चाहते हैं, तो वो जो सिग्नल है वो आपके जो लेग्स हैं, लेग्स की मसल्स तक पहुंचता है और लेग्स जो चलना शुरू कर देते हैं। फोर्थ देखिएगा, द हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स। तो हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज पर और कुछ ऑर्गन्स पर काम करते हैं जिनको कहा जाता है टारगेट ऑर्गन्स। उसके बाद है, द हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। आज मैंने मैसेज डाला नहीं था कि तो आज छुट्टी किस बात की होगी? जन्माष्टमी की छुट्टी फंक्शन है क्या? सबको एक टाइम पे जाने का। हाँ, सबको एक टाइम पे जाने का 8 से 9। सारे मंदिर में ही होंगे क्या? पक्का? चेक करके नहीं, तो मैं ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा। चेक करके अब कौन से मंदिर में जाओगे? एक आप है, एक मेरे वाला है, एक परमानेंट है, एक स्टडी एक टीचर से। तो मतलब आज सारे भक्त हो रखे हैं, भक्ति एकदम ठीक है। अभी फिर ग्लैंड्स। अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ग्लैंड वही जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। चलिए जी, अगला देखेंगे आप आ जाइए पेज नंबर 29 पर।
पेज नंबर 29 पर देखिएगा कि बॉडी के अंदर दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक ग्लैंड जो अपने प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लैंड में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स को किसी ट्यूब में प्रोड्यूस करे तो उसको हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड, a structure or group of cells or tissue which makes hormones in the body is called an endocrine gland. For example, pancreas act as an endocrine gland and secretes the hormone insulin. तो pancreas जो है वो endocrine gland की तरह काम करते हैं और वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन का मतलब क्या हो गया, वो जो बॉडी का जो ब्लड शुगर जो मेंटेन करके रखता है उस सब्सटेंस को हम इंसुलिन बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, किसी ट्यूब के अंदर। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद देखिएगा द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर एंडोक्राइन सिस्टम है तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आएगा, पूरी की पूरी बॉडी के ग्लैंड्स आ जाएंगे सारे। तो आप ये देखिएगा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होंगे वो ये देख लीजिए। जैसे एक ह्यूमन बॉडी यहाँ पर हमने बना ली, में से ही आ रही है क्या? आवाज आ रही है तेज तेज, जान धुन की आवाज नहीं दी आप लोग नहीं? अरे अभी भी आ रही है? अरे ध्यान से सुनते तो आ रही है। हाँ ध्यान से सुन ले तो आ रही है। मुझे तो हल्की हल्की वाइब्रेशन भी पता चल रही है। तो लग रहा है आपके ग्लैंड्स काम कर नहीं रहे। अभी समझाता हूँ। डेट शीट आ गया वहाँ पर अभी 14 से अच्छा कौन कौन से चैप्टर जो हमने नहीं करे? तो इलेक्ट्रिसिटी सब का उसका नहीं पता, मैथ्स का होता है। अच्छा एक तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है जो हमने नहीं करा, एक कोऑर्डिनेट चैप्टर 4 ठीक है, थोड़ा स्पीड से करा दें। मैंने तो चैप्टर 4 कब से स्टार्ट करा है। फोर्थ कौन सा है? चैप्टर 4 है ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा ही है। बस उसमें वेरिएबल सिंगल होता है।
चलिए जी, तो ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, इंटीरियर स्ट्रक्चर। और इसमें फाइव का गया। फूड पाइप ये है तो सही, तो इसी के पीछे है फूड पाइप, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ग्लैंड्स देख रहे हैं बॉडी के, है ना। हमने सिर्फ यहाँ पर ग्लैंड्स देखे हैं। एक डॉट थोड़ा आगे लगा दीजिए, एक थोड़ा पीछे लगा दीजिए, और एक इस स्ट्रक्चर के बाहर। ये जो है इधर, ये तो कहलाता है हाइपोथैलेमस। और ये वाला कहलाता है पिनियल ग्लैंड, PINEA, पिनियल ग्लैंड। और ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये वाले जो दो ग्लैंड्स हैं इनको बोलते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड इसको बोल देते हैं, इस तरफ वाले थायराइड ग्लैंड। इसको बोलते हैं थाइमस। ये है पैंक्रियास। ये होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड। हाँ, ये दोनों जो हैं इस तरफ दिखा रखा है, ये जो दो डॉट्स दिखा रखे हैं दोनों पैराथायरॉइड ग्लैंड है, और इस तरफ जो है ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स ये होता है अबव किडनीज। ये है ओवरीज, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है। और ये है टेस्टिस, ये सिर्फ मेल्स में होता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो एंडोक्राइन सिस्टम में सारे के सारे ग्लैंड्स यहाँ पर आ गए। अब जरा देखिएगा, a group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system. The endocrine system is called hormonal system. तो endocrine system का मतलब क्या है? hormonal system। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ग्लैंड्स का, जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं, या हार्मोनल सिस्टम भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स ही तो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है। In addition to the nervous system, the endocrine system also helps in coordinating the activities of our body. नर्वस सिस्टम के अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी काम करता है हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में। एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। ठीक है, अब आप आइए पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर जितने भी ये ग्लैंड्स हैं, जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमने बनाए गए हैं, तो ये याद रखिएगा, डायग्राम इस वजह से बनाया है क्योंकि यही ऐसा डायग्राम आ जाता है पेपर में, आपसे बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेबल करने के लिए पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मेरा ये सजेशन है कि कुछ जो डायग्राम्स हमने यहाँ पर नोट्स में दे रखे हैं वो बनाकर उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर टाइप की पूछा जाता है ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और 4 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें 3 बच्चे जो हैं उनसे अगर पूछा जाता है कि भाई आप बताइए हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बताइए, तो 3 बच्चों ने तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जो ये 3 जो मैंने आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। और जो चौथे बच्चे ने क्या करा, हाइपोथैलेमस है कहाँ पर, यहाँ पर, तो उसने सिर्फ इतना पोर्शन बना दिया, पूरी बॉडी नहीं बनाई, इतना पोर्शन बनाकर फटाफट ये करके और शो भी कर दिया कि हाइपोथैलेमस यहाँ पर होता है। तो वहीं वो बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से, बाकी 3 बच्चों से अलग हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, मार्क्स अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन पर नहीं भी मिलते हैं, अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन पर बराबर भी मिल रहा है, तो टीचर जब तक आपकी कॉपी चेक करता रहेगा तब तक उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बन जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़कर या सैम्पल पेपर का रट्टा मार के आ गया, वो चीज़ नहीं है। तो उसने डीपली पढ़ रखा है, वो उसको डायग्रामेटिकली भी बनाकर दिखा रहे हैं। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कहीं कुछ गलती भी करी है, तो अगर एक इंप्रेशन अच्छा है तो 3 की बजाय 3.5 नंबर दे देगा। तो वहाँ पर आधे नंबर से ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आप ये देखिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर 5 नंबर बढ़ गए तो 1% बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना? 5 नंबर अगर बढ़ गए तो 1% बढ़ जाता है। तो इसीलिए आधे नंबर की एक नंबर की फाइट रहती है, इसीलिए आधे नंबर से ही बच्चा फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, चाहे फिर वो बायोलॉजी हो, और चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, तो डायग्राम अगर आपके पास है और आप बना रहे हैं, मतलब उसमें आलस मत करना कि क्या ज़रूरत है इसमें बनाने की। आप अगर करके गए हैं, आपको याद है डायग्राम, तो फटाफट बना दो। तो अब जरा देखिएगा कि सारे के सारे ग्लैंड्स तो हमने यहाँ पर देख लिए। अब इनके फंक्शंस क्या हैं वो देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो हार्मोन्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं। और इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो बॉडी में मतलब बाई नेचर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें श्रिलनेस इन वॉइस की, तो वो सिर्फ फीमेल्स में होगा। अगर हम ये कहेंगे हैवी नॉइस की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ मेल्स में होगा। तो ये जो हार्मोन्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, दाढ़ी मूंछ जो है वो मेल्स की आती है, फीमेल्स की नहीं आती। तो ये जो इनहिबिटरी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन्स को इनहिबिटरी हार्मोन्स बोलते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हो गए कि गुस्सा आया तो गुस्सा मेल को भी आएगा, फीमेल को भी आएगा, तो वो रिलीजिंग हार्मोन हो गए। हंसी आई तो वो मेल को भी आएगी, फीमेल को भी आएगी, तो वो रिलीजिंग हार्मोन हो गए। तो जो अलग अलग तरीके के आपके रिएक्शंस, अलग अलग तरीके के आपके रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। तो जो चीज़ पहले से बॉडी के अंदर मौजूद है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है, वो कहलाते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। और जो रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल डर लगना, तो हमने कोई हॉरर फिल्म देख ली, तो हॉरर फिल्म देखी तो हमको डर लग रहा है, तो वो हार्मोन ऐसा सिक्रीट हुआ जिसकी वजह से हमको डर लगा। ठीक है, तो वो जो हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी में दौड़ना, तो इमरजेंसी में दौड़ना इज एन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड करता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर है? किडनी के जस्ट ऊपर है। ये किडनी है बेसिकली, ये दोनों किडनी और ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं ये यूरेटर्स है। किडनी के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत कोई किसी ग्लैंड की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ होती भी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या काम करता है कि वो अगर मान लीजिए कोई दूसरा ग्लैंड है, उसके फंक्शनिंग में कुछ भी गड़बड़ हो गई और वो हार्मोन ढंग से सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सपोर्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिखाता है कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम इसको ठीक करो। ठीक है, तो वो काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम बाकी सारे ग्लैंड्स को मॉनिटर करने का भी है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शन हो गया हाइपोथैलेमस का। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है ये, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस था। अब अगला देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हुआ? ऐसा शोर मचता है फोन आने पर, इनको भी कॉल फ्रॉम, ऐसे शोर मचता है घर में भी, तुम्हारी डांट पड़ती रहती होगी घर में हर टाइम, है ना? नहीं, उनको पता चल गया कि इसको कुछ भी बोलना दीवार में सर मारने के समान है, तो कुछ मत बोलो इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के थोड़े नीचे वाले हिस्से में होता है। तो ये पूरा ब्रेन था और इसके नीचे वाले हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा दिया। इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन से सिक्रीट करता है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मतलब कि भाई अब आपकी एज बढ़ गई है, अब आप थोड़े से लंबे हो जाओ। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है, ये जो इंस्ट्रक्शनल हार्मोन है, ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है।
फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड remains very short and becomes a dwarf. On the other hand, a person having too much growth hormone becomes very tall or a giant. तो अगर किसी में पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है तो वो खली बन जाता है, किसी के में बहुत कम काम कर रहा है तो वो छोटा सा कौन आता है उसके साथ, वो एक ऐड आता है ना उसमें, राजपाल यादव नहीं फिल्म में आता है, नहीं पता, तो वो उसकी हाइट बहुत कम है और खली की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ऐड है, उस ऐड में वो दोनों आते हैं, तो वो उसको उठाकर अपने कंधे पर बिठा देता है। तो वो शायद किसी उसका ऐड है, शायद पीवीसी वॉल फ्लोर का कुछ सीमेंट वगैरह का ऐड है कि घूसा मारकर दीवार तोड़ देता है और फिर वो घूसा मारकर दीवार ही नहीं टूटती, ऐसा कुछ है। चलिए जी, फिर बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। फिर देखिएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी का जो विंड पाइप है जनरली गले में होता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। The function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. तो thyroxine hormone जो है इसका काम होता है rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. अगर ये बिगड़ गया तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि हमने रोटी दाल वगैरह कुछ भी खाई तो उनमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, उनमें थोड़ा बहुत फैट भी होता है, उनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, इसका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ कर रखा है ना, उसकी वजह से जो है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तुरंत निकालता है एकदम मोबाइल फोन को पॉकेट में से। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में अगर स्लो प्रोसेस है, फैट को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्लो है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्लो है, तो क्या होता है कि आदमी ने खाना खाया, तो खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा पेट एकदम से फूल जाता है, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट और हम थोड़ा सा लेथार्जिक फील करते हैं, थोड़ा आलस आता है कि खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम से बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर पीछे, फिर तो बताइए तुम्हें क्या करते हैं? सर पक्का थोड़ा ही आलस आता है। क्या पक्का थोड़ा ही आलस आता है। थोड़ा ही है इसमें ज़्यादा। तो क्या होता है कि अगर वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद जैसे थोड़ा सा पेट हमारा थोड़ा टाइट हो गया, फूल गया, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमको लगने लगता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी कि खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। तो अगर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो उसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगाएंगे, प्रोटीन्स ज़्यादा टाइम लगाएंगे, फैट्स ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और हमारी बॉडी को यही आदत है कि हमने सुबह खाना खाया और फिर हम दोपहर में खाना खाते हैं, फिर हम रात में खाना खाते हैं, तो हमारा टाइम फिक्स है। अब क्या है कि ये हार्मोन का फंक्शनिंग कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, वी कीप ऑन पुटिंग वेट, हमारा धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी जगह तो ये वो कहा जाता है कि अगर किसी को थायराइड ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका वजन बढ़ने लगता है। या फिर दूसरा काम, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट भी तो हो सकता है। फास्ट होने का मतलब क्या है कि इधर कार्बोहाइड्रेट खाया वो फटाफट डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन का फटाफट डाइजेस्ट, फैट का फटाफट डाइजेस्ट, वो आदमी पतला 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 होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि यार अभी खाना खाया था, फिर से भूख लगने लगी, 1 बार 2 बार खाएगा, लेकिन फिर लंच के टाइम पर फिर खाना शुरू। ठीक, तो होता क्या है, नहीं तुम्हारा तो ग्रोथ स्टेज है, वो दूसरी चीज़ है, तो इस स्टेज में तो सबको ज़्यादा भूख लगती है। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड कुल मिलाकर जो बॉडी का जो भी हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो, उस मेटाबॉलिज्म को कोऑर्डिनेट करता है, तो इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, देयरफॉर अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी which causes a disease known as goiter. Goiter तो सुना है, जिसमें गला थोड़ा सा फूल जाता है। The main symptom of goiter is that the neck of the person, page number 31 पर आ जाइए, appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in the neck. तो इसमें क्या होता है कि goiter में जो neck है वो neck थोड़ी सी फूल जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड वो थोड़ा सा enlarge हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबे टाइम तक रहता है।
ये शायद क्योरेबल भी नहीं है, ठीक भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस चीज़ को पहले ही मतलब ऑब्जर्व कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पैराथायराइड ग्लैंड देखिए, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। ये 1 2 3 4, तो ये जो 4 डॉट्स हैं ये सारे पैराथायराइड ग्लैंड हैं, और ये जो पूरा का पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है ये इसको पूरे को थायराइड ग्लैंड बोल देते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ये 4 छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये आपके पैराथायराइड ग्लैंड हैं। पैराथायराइड ग्लैंड secretes a hormone called parathormone. The function of parathormone hormone is to regulate calcium and phosphate levels in the blood. तो ये ब्लड में कैल्शियम का और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड करती है। कैल्शियम ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। फिर आ जाएंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? ये लंग से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ से एल्वियोलाई निकल रही है इससे थोड़ा सा ऊपर। Thymus gland lies in the lower part of the neck and upper part of chest. Thymus gland secretes thymus hormone, which plays a role in the development of the immune system of the body. Thymus gland is large in young children but shrinks after puberty or sexual maturity. So thymus gland is large in young children. तो young children जो है उनमें जो thymus gland है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान टीनेज को पार करता है और यंग होना शुरू होता है वो धीरे धीरे इसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। मतलब टीनेज में बड़ा रहता है, टीनेज में कम होता है, और उसके बाद जब आप यंग हो जाते हैं मतलब आफ्टर 19 तक टीनेज रहती है, तो 19 के बाद में उसके बाद जो है इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस ये तो यही है कि मैं लंबा भी हो गई बायोलॉजिकल प्रोसेस। चलिए जी, 6th देखिएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या है? द पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में करना, लोअर करके रखना, ये काम पैनक्रियाज का है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आजकल तो बड़े टेस्ट वगैरह हो गए हैं, लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी कि लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि उनको थकान क्यों हो रही है, उनका कोई काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। अब टूथब्रश किया, टूथब्रश करने के बाद में कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद पानी थूका, पानी थूकने के बाद थोड़ी देर बाद देखा वहाँ पर चींटियाँ आ गई पानी के पास, ठीक है। यूरिन करने गए तो जहाँ पर यूरिन पास करा वहाँ पर फ्लश के चारों तरफ चींटियाँ आ गई। तो क्या होता है कि इतना शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है कि आप यूरिन कर रहे हैं, यूरिन के थ्रू भी शुगर निकल रहा है, आप मुँह से कुछ स्पिट आउट कर रहे हैं, आप नाक साफ कर रहे हैं, वहाँ से भी जो है शुगर निकल रहा है, मतलब शुगर का कंटेंट जो है वो लो ही नहीं कर पा रही है सर डायबिटीज फिर वो ठीक नहीं होता, उसको बस फिर कंट्रोल करा जा सकता है। दिस इज जस्ट लाइक डेंड्रफ, कि अगर हो गई तो बस उसको नींबू वींबू से तेल वेल लगाकर ठीक कर लो तो कर लो, इससे बहुत कभी ज़्यादा नहीं। तो आप ये देखिएगा कि इसी वजह से आपने सुना होगा कई बार कि किसी को डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन इसीलिए लिया जाता है ताकि वो हार्मोन बॉडी में तो बन नहीं रहा, तो बाहर से वो हार्मोन देना पड़ता है। डिपेंड करता है, अगर किसी को डायबिटीज़ और फिर भी मीठे पर मीठा खाया जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मेरा दोस्त है वो दिन में 3 बार लेना पड़ता है। तेरे ऐसी दोस्त चलिए जी, आगे देखिए। डायबिटीज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। यूरिन में भी ब्लड आ जाता है, इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद 7th देखिए, 7th है एड्रीनल ग्लैंड्स। देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। तो किडनीज के ऊपर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। The adrenal gland secrete adrenaline hormone. The function of adrenaline hormone is to regulate heart rate, breathing rate, blood pressure and carbohydrate metabolism. तो हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को और ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम भी एड्रिनल ग्लैंड ही करता है। This hormone is secreted in small amounts all the time, but in large amounts when a person is frightened or excited.
जब उसको एकदम से डर लगता है या किसी चीज़ का एकदम से एक्साइटमेंट होता है कि नहीं फटाफट मेरे को भाग के बस पकड़नी है, तो तब ज़्यादा ये हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी फॉर एक्शन, वो बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करती है। इट स्पीड्स अप हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, raises blood pressure and allows more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight or flight. Fight मतलब run away, ठीक है। तो ये भागने या कभी भी कोई भी इमरजेंसी में कोई काम हमको अचानक से करना पड़ता है, तो अचानक से हम देखते हैं हमारी स्पीड तेज हो गई, तो वो क्या होता है, वो यही होता है एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन रश बोलते हैं उसको। एड्रेनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, इनको ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है कि इमरजेंसी में ही ये ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। फिर है जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। तो एट द टेस्टिस, टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, ये सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस में एक मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये सिर्फ टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स such as deeper voice, moustache, beard and more body hair than females. तो आप ये देखेंगे कि जो डीपर वॉइस है वो जनरली मेल्स की ही होती है, जो मुस्टाच है वो जनरली मेल्स की होती है, और जो बियर्ड है ये भी जनरली मेल्स की होती है। तो ये जो सारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है, और उसको प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। All these changes caused by testosterone are associated with male puberty, which the boys attain at an age of 13 to 14 years. तो 13 to 14 years में जनरली देखा जाता है कि आवाज़ भारी होने लगती है, हल्की हल्की मूछें आ रही है सभी की, हल्की हल्की मूछें, किसी की ब्राउन है किसी की डार्क है, तो ये इसी एज में आने लगती है। द टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। तो मेल गैमेट्स जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं वो भी टेस्टिस ही बनाते हैं। उसके बाद देखिए ओवरीज। सर डीपर वॉइस, मस्टैच, बियर्ड इसमें देखने के लिए सब सेक्सुअल कैरेक्टर्स और वॉइस देख सकते हैं। अगर ये आपने डिटेल में लिख दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ओवरीज। ओवरीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स और वुमेन। तो ये वाले ग्लैंड्स सिर्फ फीमेल्स में या वुमेन में प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज में टू फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो मेल्स में तो सिर्फ एक ही हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स बनाती हैं ओवरीज। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 33 पर। इसमें है द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बनाने का काम ये एस्ट्रोजन का होता है। उसके बाद all these changes caused by estrogen are associated with the female puberty which the girls attain at an age of 10 to 12 years. तो 10 to 12 years में फीमेल puberty हो जाती है। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन हुआ। फिर जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यूट्रस चेंजेस जो है वो मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। तो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओवरीज जो है फीमेल गैमेट्स को भी वही बनाते हैं। इसके बाद जो हमारा इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ये है फीडबैक मैकेनिज्म। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये सिलेबस में है नहीं, क्योंकि 2 साल से ये कटा हुआ है सिलेबस में से। देख लेता हूँ एक बार, अगर नहीं है तो ये चैप्टर खत्म है, नहीं तो फीडबैक मैकेनिज्म छोटा सा ही है, अभी कर लेते हैं। पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सर ऑफकोर्स होगा भाई। आप देख तो लेने दो। सारी कसर हमकी उतार रहे हैं। हाँ सारी कसर। कोई बात नहीं, आपकी सारी कसर उतारो, करो पूरी मेहनत। सर 2 साल से पता नहीं क्या क्या इस बार समझ गया। भाई सबके साथ प्रॉब्लम है, सभी लोग लगे पड़े हैं। आप भी करिए मेहनत, क्या हो गया। वैसे देखिए इसमें तो फीडबैक मैकेनिज्म लिखा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मैं एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है, अगर आ जाएगा एग्जाम में तो लिख पाओगे। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगे या बहुत कम प्रोड्यूस होने लगे तो इट हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म which is inbuilt in our body।
For timing and amount of hormones released by various glands are controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. तो feedback mechanism क्या है? वो हमारे glands को feedback देता है. Feedback मतलब प्रोवाइड कराता है उस इंफॉर्मेशन के साथ कि भाई आपका ये वाला ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका ये वाला ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, तो बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है. कई बार ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर भी कर जाता है और फिर एंटीबॉडीज ही उससे फाइट करके उसको मार भी देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. ठीक है, और जब वो वायरस कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है, तो उसी को वायरस से ही बना है शब्द वायरल, वो हम बोल देते हैं कि ये वायरल फीवर है. ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म में बॉडी की प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं. ठीक है, और उसी सिस्टम को हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल in the blood rises too much, they are detected by the cells of pancreas which respond by producing and secreting more insulin into the blood. तो अगर शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही है, आपको पसंद आ गया, किसी दिन हलवा बनाया और आपने खा लिया कुछ ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करेंगे, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखेगा उसके लेवल. And as the blood sugar falls to a certain level, the secretion of insulin is reduced automatically. तो जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल गिर जाता है बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को डाउन ही तो करता है. तो अब वो अगर और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो वो उसको मतलब ब्लड शुगर के लेवल को इतना ज़्यादा डाउन कर देगा कि वो भी खतरनाक है बॉडी के लिए. ठीक, उसके बाद लास्ट है जी, समराइज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स. तो भाई ये दो, इसमें 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के. पहला है नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बना होता है, वो न्यूरॉन से बना है. सेकेंड है मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. उसमें है एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स. थर्ड पॉइंट है मैसेजेस ट्रांसमिटेड अलॉन्ग नर्व फाइबर्स, और इसमें है मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम. मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम जो खून का फ्लो है नर्व्स में, आपको बताया ना कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं. मैसेजेस ट्रैवल वेरी क्विकली, ये नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है. मैसेजेस ट्रैवल मोर स्लोली. तो मैसेजेस का मतलब यही है कि हमने मीठा खाया, तो मीठा खाने के बाद इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड में मिक्स होगा, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा. तो इसमें स्लो रिस्पॉन्स होता है. और वहाँ पर क्या है, मैसेजेस इतना ज़्यादा क्विकली ट्रैवल करते हैं कि अगर कोई गर्म चीज़ है उसको मैंने छुआ तो एकदम से हमारी मसल्स जो है वो अपने आप को पीछे खींच लेती है. फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल. कि इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल मतलब कि थोड़ी देर को, जैसे हमको पता चला कि अरे ये चीज़ गर्म है, हमने छुआ एकदम से हटा दिया, तो वो मैसेज खत्म हो गई. और इसमें क्या इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर. इफेक्ट्स ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर का मतलब क्या है कि भाई अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो काफ़ी देर तक प्रोड्यूस होगा. ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है जी, तो ये आपका पूरा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसके बाद मुझे बताइएगा साइंस में और कौन सा चैप्टर करना होगा. रिप्रोडक्शन तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है, तो बायो में हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे. और अच्छा, स्कूल में जो करवाया गया भेज दो. हाँ, ह्यूमन है, ह्यूमन आई फिजिक्स में, फिजिक्स में ह्यूमन आई करवा दूँ स्टार्ट. ठीक है, फिजिक्स में ह्यूमन आई कर लेते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ह्यूमन आई कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास से. सर एपी कितना बचा? कितना? एपी एपी तो थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है. सम वाला जो है ना टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक ही है, तो इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बस 2 क्लास और लगेगी. एपी खत्म. एपी के बाद बता देना कौन सा बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हाँ कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट. ओके जी, ओके.